यूरोप ने शीत युद्ध के बाद 50 अरब डॉलर की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की, जिसके असर यूक्रेन से बाहर तक महसूस होंगे और इससे मॉस्को भी प्रभावित हुआ है, खुद व्लादिमीर पुतिन तक। और यह यूरोप की दीर्घकालिक सुरक्षा रणनीति में एक नाटकीय और स्थायी बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि यह महाद्वीप भविष्य में किसी भी आक्रामकता से निपटने की अपनी क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही अमेरिका की बेजोड़ सैन्य शक्ति पर अपनी पुरानी निर्भरता को भी कम कर रहा है। रूस के लिए ये सिर्फ बुरी खबर भर नहीं है, ये देश का सबसे बुरा सपना सच हो गया है। इसके प्रभावों पर जाने से पहले जाने की असल में क्या हुआ था। 2026 का नेटो शिखर सम्मेलन 7 से 8 जुलाई को अंकारा, तुर्की में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, नाटो महासचिव मार्क रूटे समेत विभिन्न नाटो और गैर नाटो देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उपस्थित थे। अतिथि सूची में सबसे बड़ा नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर था, जो 2024 से प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे, लेकिन जून के अंत में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इसका मतलब था कि अंकारा शिखर सम्मेलन नाटो की उनकी आखिरी बैठक होगी और उन्होंने साफ तौर पर तय कर लिया था कि वे जोरदार तरीके से विदाई लेंगे। 8 जुलाई को स्टारमर ने बताया कि यूके पूरे यूरोप में डीप प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमताओं के विकास के लिए नई यूरोपीय पहल का नेतृत्व करेगा। ब्रिटिश सरकार की वेबसाइट पर जारी घोषणा में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यूके और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं और ऐसा करने के लिए हमें आगे बढ़कर एक मजबूत और अधिक यूरोपीय नाटो सुनिश्चित करना होगा। यूके पहले से ही अपने साझेदारों के साथ मिलकर बेहतरीन क्षमताओं का विकास कर रहा है, जिससे हमारी सशस्त्र सेनाओं को मोर्चे से हजारों किलोमीटर दूर तक रक्षा करने और दुश्मन को रोकने की क्षमता मिलेगी। लेकिन इस यूके नेतृत्वित पहल से हमें अपने सहयोग को और बढ़ाने का मौका मिलेगा, जिससे यूरोपीय सहयोगी एक साथ आ सकेंगे और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि नाटो आने वाले वर्षों तक सुरक्षित और मजबूत बना रहे। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि स्टारमर शिखर सम्मेलन के समाप्त होने से पहले यूरोप के दर्जन भर नेताओं की बैठक बुलाएंगे और पहल के विवरण पर चर्चा करेंगे। यूके के अलावा भाग लेने वाले देशों में डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन और तुर्की शामिल हैं। स्टारमर की घोषणा के बाद उन्होंने संयुक्त बयान जारी किया। हमने गठबंधन की निरोधक क्षमता और रक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हम अपनी डीप प्रिसीजन स्ट्राइक यानी डीपीएस क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। हम इन क्षमताओं में निवेश और खरीद और आपूर्ति में तेजी की जरूरत को स्वीकार करते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय पहले भी शामिल हैं। हम सामूहिक रूप से अगले 10 वर्षों में डीपीएस में 50.66 अरब डॉलर निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही मुख्य खबर है। अगले दशक में पूरी तरह से गहरी सटीक स्ट्राइक क्षमताओं के लिए 50 अरब डॉलर समर्पित किए जाएंगे। ये निवेश शुरू हो चुका है। यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्ग रेंज फायर प्रोग्राम में 3 अरब पाउंड 4 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किए हैं। इसमें 770 मिलियन पाउंड 1 अरब डॉलर जर्मनी के साथ एक संयुक्त स्टेल्थ और हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम के लिए हैं, जिसका उद्देश्य 2000 किलोमीटर से अधिक रेंज की नई जमीन से दागी जाने वाली मिसाइल बनाना है। मील 1.4 अरब पाउंड यानी 1.9 अरब डॉलर भी स्ट्रेटस के लिए जा रहे हैं, जो इटली और फ्रांस सहित त्रिपक्षीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्टॉर्म शैडो मिसाइल के उत्तराधिकारी को विकसित करना है, जिसका यूक्रेन ने रूस के साथ अपने युद्ध में बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। कुल फंडिंग और 10 वर्षों तक इस कार्यक्रम की योजना को ध्यान में रखते हुए इसमें विभिन्न अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों का विकास शामिल हो सकता है, जिससे यूरोप का कुल शस्त्रागार काफी बढ़ जाएगा और इसकी दूरगामी प्रहार और निरोधक क्षमताएं काफी मजबूत होंगी। ये समझना आसान है कि यूरोप को क्यों लगता है कि अब इतने बड़े कदम उठाने का सही समय है। पहला और सबसे स्पष्ट कारण यूक्रेन में चल रहा युद्ध है। शीत युद्ध समाप्त होने के दशकों बाद कई यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने रक्षा खर्च में भारी कटौती की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि यूरोप की रणभूमियों पर बड़े पैमाने के संघर्ष के दिन खत्म हो चुके हैं। वे बस ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते थे जिसमें उनके घर के इतने करीब फिर से कोई युद्ध छिड़ जाए। इसलिए उन्होंने रक्षा पर कम खर्च करने का जो तर्कसंगत निर्णय लगता था वही लिया। आखिरकार जब युद्ध की संभावना कम थी तो टैंक बनाने और कई लाख सैनिकों की तनख्वाह पर पैसे क्यों खर्च करें। फिर 2022 आ गया। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और यूरोपीय महाद्वीप में हमेशा बनी रहने वाली शांति के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यूरोप को एहसास हुआ कि अब वह ऐसे काम नहीं कर सकता जैसे कोई बड़ा पारंपरिक युद्ध असंभव हो। इससे पूरे महाद्वीप में रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी और नई सुरक्षा पहलों के विकास की शुरुआत हुई, जिसमें पोलैंड और जर्मनी जैसे देश अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यूरोप सिर्फ यूक्रेन युद्ध पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वह इसे बहुत ध्यान से देख रहा था।
ये देख रहा था कि यूक्रेन कैसे एक देश जिसे सैन्य मानकों में रूस से बहुत हीन समझा जाता था, वो खुद को इतनी सफलतापूर्वक बचाने में कैसे कामयाब हो रहा था और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सबक सीख रहा था, खासकर लंबी दूरी की सटीक हमलों के महत्व के बारे में। कीव की सेनाओं ने लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करके कब्जे वाले इलाकों में और रूस के क्षेत्रों के अंदर तक भारी तबाही मचाई है। साथ ही लॉजिस्टिक्स केंद्रों को नष्ट किया है, आपूर्ति लाइनों को काटा है, गोला बारूद डिपो को उड़ाया है और कमांड सेंटर्स जैसे ठिकानों पर हमला किया है। सैन्य फैक्ट्रियों, हवाई अड्डों व तेल रिफाइनरियों पर भी। ये यूक्रेन की सबसे असरदार रणनीतियों में से एक रही, जिससे युद्ध का रुख बदलने और दुश्मन को कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाने में मदद मिली। अगर कभी ये युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से बाहर पोलैंड या बाल्टिक देशों तक फैलता है तो बाकी यूरोप को भी कीव का उदाहरण अपनाना होगा और लंबी दूरी की सटीक हथियारों का स्मार्ट और प्रभावी इस्तेमाल करके रूस पर वही वार करना होगा जहां उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। यूरोप द्वारा गहरे प्रहार वाले हथियार विकसित करने का एक अहम कारण अमेरिका से जुड़ा है। अमेरिका अब तक इस ग्रह की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। हालांकि नाटो में 32 देश है, लेकिन अमेरिका ने लंबे समय से इसकी कुल ताकत का अधिकांश हिस्सा दिया है। यूरोपीय देश सिर्फ सुरक्षा और रक्षा की गारंटी के लिए ही नहीं, बल्कि कई और मामलों में भी अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर रहे हैं, बल्कि असली सैन्य उपकरणों के लिए भी, खासकर जब बात उन उच्च स्तरीय सैन्य तकनीकों की आती है जो आधुनिक युद्ध में अनिवार्य हैं, जैसे सैटेलाइट, सॉफ्टवेयर और उन्नत फाइटर जेट्स। यूरोप के पास सालों से अमेरिकी सामान खरीदने का ही विकल्प था। इसका मतलब था कि अगर कभी कोई युद्ध होता जिसमें कोई नेटो देश शामिल हो, गठबंधन सदस्य सिर्फ अपनी रक्षा के लिए अमेरिकी सेना पर निर्भर नहीं होते, बल्कि वे अपनी सेनाओं में मुख्य रूप से अमेरिकी निर्मित उपकरण और हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहे होते। कई मायनों में ये एक अस्वस्थ और अस्थिर निर्भरता थी और हाल के वर्षों में यूरोप को अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करना पड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने यूरोपीय नाटो देशों से आग्रह किया है कि वे अपनी अपनी सेनाओं पर और अधिक धन खर्च करें। सभी गठबंधन सदस्य 2035 तक जीडीपी का 5% रक्षा और सुरक्षा पर खर्च करने पर सहमत हुए हैं। यूरोपीय नेताओं ने निवेशों में विविधता के लिए पोलैंड ने दक्षिण कोरिया से K2 टैंक खरीदे हैं। साथ ही वे अपनी घरेलू रक्षा उद्योगों को मजबूत कर रहे हैं और अपने पड़ोसियों के साथ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और यही हमें $50 अरब की डीप स्ट्राइक पहल पर वापस लाता है, जो अब तक का सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है। यूरोप ने तय किया है कि वो अब अमेरिका पर कम निर्भर रहकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप अमेरिका से संबंध तोड़ रहा है या अमेरिकी सैन्य उपकरणों में निवेश रोक रहा है। ये कम निर्भर रहने और अपने हितों की बेहतर सुरक्षा की तैयारी का सवाल है। ये मॉस्को को भी साफ संदेश है, जैसा कि यूके की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कहा। लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता के साथ यूके और हमारे सहयोगी उच्च मूल्य वाले सैन्य लक्ष्यों और सेनाओं को चलाने वाले रसद तंत्र पर हमला कर सकेंगे। आक्रांता को रोकना और हमारी सुरक्षा मजबूत करना। अंकारा में हम राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, नाटो अब पहले से ज्यादा मजबूत, अधिक यूरोपीय और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए तैयार है ताकि रूसी राज्य और पुतिन से आने वाले खतरे का सामना कर सके। अब काफी समय से अफवाहें हैं कि पुतिन की नजरें यूक्रेन से कहीं आगे तक हैं और आने वाले वर्षों में वह यूरोप के अन्य हिस्सों पर कहीं बड़ा हमला करने की योजना बना सकते हैं। ये घोषणा उन योजनाओं को अनिश्चित काल तक रोक सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम वजह समझाएं, यही कारण है कि हम मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि असली ताकत कैसे चलती है। तो अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे होने वाली चीजें मिस न करें। यूके की घोषणा से क्रेमलिन में खतरे की घंटी बजी होगी, लेकिन पुतिन को असली डर नए स्टेल्थ और हाइपरसोनिक हथियारों के जिक्र से होना चाहिए, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब तक यूरोप की कई बेहतरीन मिसाइलों को एक ही समस्या झेलनी पड़ी है, सीमित रेंज। जैसे स्टॉर्म शैडो 550 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों पर वार कर सकता है, 342 मील दूर। टॉरस KEPD 350 की अधिकतम रेंज भी लगभग 500 किलोमीटर या 310 मील है। MBDA मीटियोर इस बीच लॉन्च बिंदु से केवल 200 किलोमीटर या 120 मील तक जा सकता है। ये सभी उन्नत मिसाइलें हैं जिनमें कई अनूठी खूबियां और फायदे हैं, लेकिन इनका असली दुनिया में इस्तेमाल इस बात से सीमित है कि ये सिर्फ एक निश्चित दूरी तक ही जा सकती है। रूस से काल्पनिक युद्ध में ऐसे हथियारों की उपयोगिता सीमित होगी। उदाहरण के लिए यूरोप के लिए केवल स्टॉर्म शैडोज और टॉरस मिसाइलों जैसी हथियारों से रूस के क्षेत्रों में गहराई तक स्थित रसद केंद्रों और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करना संभव नहीं होगा। हालांकि जब यह नया कार्यक्रम परिणाम देगा, सब कुछ बदल जाएगा। अपने पास हाइपरसोनिक लंबी दूरी की मिसाइल होने पर यूरोप की पहुंच में अनगिनत नए लक्ष्य आ सकते हैं। इन लक्ष्यों में रूसी कमान केंद्र, एयरबेस, परिवहन नेटवर्क,
सैन्य उत्पादन सुविधाएं और बम वर्षक बेड़े तथा वायु रक्षा प्रणालियों जैसी विशिष्ट रणनीतिक संपत्तियां भी शामिल हो सकती है। चूंकि ये हथियार बेहद सटीक है और गलती की संभावना कम है, इसलिए यूरोप के नाटो देश पोलैंड, रोमानिया या बाल्टिक देशों से पश्चिमी रूस के लक्ष्यों पर मिसाइल दाग सकते हैं। दुश्मन की संपत्तियों और बुनियादी ढांचे को पलक झपकते ही नक्शे से मिटा देना। अगर हम एक काल्पनिक बाल्टिक आक्रमण की कल्पना करें, उदाहरण के लिए, जिसमें रूसी सेना एस्टोनिया या लातविया की सीमा पार करती है, तो यूरोप के पास वे हथियार होंगे जिनकी उसे न सिर्फ उन स्थानों की रक्षा करने के लिए जरूरत है, रूस की लॉजिस्टिक्स बाधित कर पुतिन की आक्रामकता दंडित करने के लिए भी यह आपूर्ति मार्गों, तैनाती क्षेत्रों, गोला बारूद डिपो और मुख्यालयों को मोर्चे की रेखाओं से बहुत दूर निशाना बना सकता है, जिससे रूस के लिए संघर्ष जारी रखना और कठिन व महंगा होगा। जैसे रेल हब बंद हो, पुल टूटे और हवाई अड्डों में आग लगे, क्रेमलिन की सेनाओं के लिए सैनिकों, हथियारों, गोला बारूद, भोजन और ईंधन मोर्चे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होगा। इससे देश की सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जबकि किसी भी आक्रमण किए गए देश के लिए अपनी रक्षा करना आसान हो जाएगा। आधुनिक युद्ध मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स पर निर्भर है। ऐसे लगातार हमले रूस को युद्ध छोड़ने और सेनाएं वापस बुलाने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बात वहां जाए। संभवतः इन नए यूरोपीय मिसाइलों की मुख्य भूमिका एयरबेस पर बमबारी या सप्लाई लाइनों को उड़ाने की नहीं है, ये प्रतिरोधक क्षमता के बारे में है। यूरोप को शायद अपनी एक भी मिसाइल दागने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ उनके पास होना ही रूस को नेटो या यूरोपीय संघ के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई से रोक सकता है। काफी लंबे समय तक पुतिन लंबे समय से मजबूत स्थिति में है। उन्होंने वर्षों और खरबों रूबल खर्च कर दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बनाई, जबकि यूरोपीय देशों ने फंड कहीं और लगाए। रूस ने टैंक, मिसाइल और ड्रोन पर भारी पैसा लगाना जारी रखा। यूरोप ने अपने पुराने टैंक और बख्तरबंद वाहन उभरते देशों को बेच दिए। रूस ने सोवियत युग के सैन्य साजो सामान को विशाल गोदामों में जमा किया। यूरोप की सेनाएं कमजोर होती गई, जबकि रूस की सेना मजबूत होती गई। पुतिन को अभी भी इस बात का खतरा था कि अगर उन्होंने नाटो पर हमला करने का फैसला किया तो अमेरिका की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें पता था कि अकेले यूरोप को अपनी रक्षा करने में मुश्किल होगी। यही आंशिक वजह है कि हाल में क्रेमलिन नेता के बाल्टिक देशों या फिनलैंड या पोलैंड जैसे किसी अन्य यूरोपीय देश पर हमले की अफवाहें और रिपोर्टें बढ़ी हैं। यूरोप के लिए केवल अमेरिका ही असली निवारक था, क्योंकि उसकी सेनाएं बिखरी और कम फंड वाली थी। सौभाग्य से अब स्थिति बदल रही है। अगर इस नई पहल में शामिल 12 देश अपनी 10 साल की समय सीमा पर टिके रह सकते हैं या अगले 5 या 6 सालों में नए मिसाइल बनाने के अपने प्रयासों को और तेज कर सकते हैं, तब वे अपनी संप्रभुता की रक्षा खुद करने और रूसी आक्रामकता को अपने दम पर रोकने में सक्षम होंगे। अगर पुतिन जान ले कि यूरोप के पास किसी भी समय उनके लॉजिस्टिक्स, मुख्यालय और वायु रक्षा नष्ट करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़ा भंडार है, तो यूरोप पर आक्रमण करने की संभावना अचानक बहुत कम आकर्षक लगने लगती है। जैसा कि यूके के रक्षा सचिव डैन जार्विस ने कहा, हम भविष्य के हथियार बना रहे हैं ताकि यूके और नाटो दशकों तक सुरक्षित रहे, अरबों पाउंड के समर्थन से और अपने सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों के साथ मिलकर। हमारे नए दीर्घ दूरी के सटीक प्रहार वाले हथियार सेनाओं को सैकड़ों किलोमीटर दूर लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे नाटो मजबूत होगा और विरोधियों को रोकने में मदद मिलेगी। ये सिर्फ सटीक हथियारों की बात नहीं है, क्योंकि यूरोप सिर्फ मिसाइलें नहीं बना रहा, वह और भी कर रहा है। ये अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रहा है, नाटो को और अधिक यूरोपीय बना रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। ये पहल यूरोपीय आयोग की रेडीनेस 2030 परियोजना के व्यापक दायरे में आती है। इस परियोजना का अंतिम लक्ष्य है कि यूरोप 2030 तक सैन्य तैयारी और स्वतंत्रता दोनों हासिल कर ले। ये बेहद महत्वाकांक्षी है और कुछ विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि 2030 की समय सीमा यूरोप के लिए वास्तविक स्वायत्तता हासिल करने के लिहाज से थोड़ी जल्दी आ सकती है। जैसे कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी की स्पार्टा 2.0 रिपोर्ट, इसमें कहा गया है कि इसके लिए करीब $0.5 ट्रिलियन चाहिए। ये उस धनराशि के अतिरिक्त है जो यूरोप पहले ही सैन्य क्षमताओं की 10 प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए रक्षा परियोजनाओं में लगा रहा है। अब सबसे जरूरी कमी है कमांड और कंट्रोल की, क्योंकि यूरोप के पास अपना पैलेंटिर जैसा सिस्टम नहीं है जो आधुनिक सैन्य अभियानों में जरूरी है। एक और कमी यह है कि महाद्वीप बड़े पैमाने पर स्वायत्त प्रणालियां बनाने में असमर्थ है। सिर्फ हजारों ड्रोन खरीदना ही नहीं, बल्कि हर साल लाखों की संख्या में उन्हें बनाने में सक्षम होना चाहिए। हवाई रक्षा में भी कई कमियां हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में उत्पादन, गोला बारूद और भंडार बेहद कम है। महाद्वीप को सैन्य क्लाउड, कॉम्बैट एआई, रणनीतिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में अभी काम करना है। अमेरिकी टॉमहॉक और जैस्प मिसाइलों पर अत्यधिक निर्भरता का मतलब है
कि यूरोप की सटीक गहरे प्रहार की क्षमता में भी कमी है। हालांकि इस कमी को पहले ही नई 50.66 अरब डॉलर की पहल से दूर किया जा रहा है और पहले जिन अन्य मुद्दों का उल्लेख किया गया था उनमें से कई पर भी सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। कई देश नए वायु रक्षा प्रणालियों पर काम कर रहे हैं, जबकि अन्य नई टोही उपग्रह तकनीकों, निगरानी प्रणालियों और कमांड कंट्रोल एकीकरण की खोज में है। स्पार्टा 2.0 के लेखकों ने देशों को अपनी ताकत के अनुसार टिकाऊ अग्रणी गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उदाहरण के लिए फ्रांस, पोलैंड और यूके जैसे देश रणनीतिक कार्यक्रमों, लंबी दूरी की पारंपरिक क्षमताओं और परमाणु नीति पर चर्चाओं की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जबकि उत्तरी यूरोपीय और बाल्टिक देश समुद्री सुरक्षा व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पर ध्यान देंगे। जर्मनी वायु रक्षा और ड्रोन विरोधी तकनीकों में अग्रणी बन सकता है। अध्ययन यह भी बताता है कि भले ही ऐसा लगता है कि यूरोप के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अजेय नहीं है और ना ही उन्हें हल करने में वर्षों लगना जरूरी नहीं है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण यूक्रेन में दिखता है। उसने रूस के साथ युद्ध की शुरुआत एक अपेक्षाकृत कमजोर सेना, एक मामूली रक्षा बजट और एक रक्षा उद्योग के साथ की थी, जो मुख्य रूप से खुद को मजबूत करने के बजाय अन्य देशों को सामान निर्यात करने पर केंद्रित था। कुछ साल बाद यूक्रेन यूरोप की सैन्य महाशक्तियों में से एक बन गया। उसकी सेना रूस से बराबरी की टक्कर दे रही है। रक्षा उद्योग का जबरदस्त विकास और विस्तार हुआ और वह ड्रोन युद्ध में विश्व नेता बन गया है। अब वो लॉन्ग नेपच्यून और फ्लेमिंगो जैसी लंबी दूरी की मिसाइल समेत कई रक्षा प्रणालियां और हथियार सिस्टम खुद बनाता है। यूक्रेन ने पेलंटीर जैसा क्लाउड बेस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस और बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम खुद बना लिया है। डेल्टा महज 18 महीनों में, जिसे तब से अमेरिका के बाहर अपनी तरह की सबसे बेहतरीन प्रणालियों में से एक के रूप में सराहा गया है। अगर एक देश सीमित फंडिंग में ये सब आधे दशक से कम में कर सकता है, कहना मुश्किल है कि यूरोप अगर अपनी बुद्धिमत्ता, पूंजी और संसाधन एकजुट करे तो कितनी तरक्की कर सकता है। और यूक्रेन युद्ध से जो कुछ सीखा है उसे अपनाकर और भविष्य में ऐसी ही घटना दोबारा न हो, इसके लिए जरूरी बदलाव करके। तो हालांकि नए मिसाइल प्लान को पूरा होने में 10 साल लग सकते हैं, लेकिन यूरोप में अगले 5 सालों में ही काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह महाद्वीप अपनी रक्षा और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। संक्षेप में, अगर पुतिन की बाल्टिक देशों या पोलैंड पर हमला करने की कोई योजना थी, तो अब उनका वह मौका लगभग हमेशा के लिए खत्म हो गया है और यूरोपीय देश ही अकेले नाटो के सदस्य नहीं हैं जो अपनी रक्षा को मजबूत कर रहे हैं। आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि कनाडा कैसे एक गंभीर सैन्य शक्ति बनने के लिए कदम उठा रहा है। अगर आप रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में यूक्रेन द्वारा रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हालिया हमले की जानकारी दी गई है। और अंत में दुनिया भर के ताजा सैन्य खबरों और गहन विश्लेषण के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।